नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश को आज आधुनिक आपदा प्रबंधन मुख्यालय की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ की लागत से बना आधुनिक आपदा प्रबंधन मुख्यालय का आज लोकार्पण किया है। लखनऊ में नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस भवन में 24 घंटे संचालित होने वाला अत्याधुनिक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र भी स्थापित किया गया है। भवन में 200 से अधिक लोगों की क्षमता वाला आधुनिक सभागार, क्लासरूम, लेक्चर हॉल, हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल कमांड कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। शहीद पथ पर स्थित डायरेक्ट 112 मुख्यालय के पास स्थित इस भवन का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित भी किया। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने आज रविवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और अमर क्रांतिवीर मंगल पांडे की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की ऐसी अलग जगाई जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। मातृभूमि के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र को सदैव प्रेरित करता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानायक की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगल पांडे ने 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका था, जिसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की आवाज बुलंद होने लगी। इस विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ था। वर्ष 1857 में ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी दे दी थी। उनका साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल को 569 करोड़ की 66 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने चंदौसी में भगवान गणेश के 145 फीट ऊंची और भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमाओं का वर्चुअल अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के शिलान्यास सहित अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंदौसी में स्थापित भगवान श्री गणेश की 145 फीट ऊंची और भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिक्रमा मार्ग के विकास से संबल केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में एक मॉडल के रूप में उभरेगा। संबल के इंटीग्रेटेड मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत मौलश्री का पौधा भी रोपा। उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 थीम पर आधारित संबल की विकास प्रदर्शनी 2026 का अवलोकन भी किया। इन 66 परियोजनाओं में संबल चंदौसी विधानसभा क्षेत्रों की कुल 69 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और इसके अतिरिक्त चंदौसी की 30 और संबल की 24 कुल 54 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी लागत 500 करोड़ से अधिक है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। आज मैं यहां पर 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात संभल वासियों को प्रदान कर रहा हूं। बहन और भाइयों, ये योजनाएं आपके इस जनपद से जुड़ी हुई हैं। समसोई चंदौसी मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, चंदौसी बरेनी रीट का बाजार मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, चंदौसी से कुड़ फतेहगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, प्राचीन ऋषिकेश कूप अमृत कूप की खुदाई मरम्मत सुंदरीकरण, यम तीर्थ स्थल के पर्यटन विकास का लोकार्पण, नवीन हाई स्कूल असालत नगर जराई में और एवं नवीन राजकीय हाई स्कूल संजैनी का लोकार्पण का कार्यक्रम और आज शिलान्यास हो रहा है 24 कोसीय वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, बैजोई में 100 बेड के जिला चिकित्सालय के भवन का शिलान्यास, बिलारी जरमार्ग चंदौसी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, श्री हरि कल की विष्णु मंदिर में देव तीर्थ संख माधव में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य का शिलान्यास, बल्ली कूप सप्त सागर कूप विमल कूप कृष्ण कूप विष्णु कूप अकर्म मोचन कूप मृत्यु कूप अशोक कूप में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के कार्य का शिलान्यास, प्राचीन देव तीर्थ पाप मोचन तीर्थ, प्राचीन देव तीर्थ पिचास मोचन तीर्थ में भी इसके सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संभल में मॉडल श्री मॉडल के अंतर्गत उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। कौशाम्बी जिले में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोइनुद्दीन उर्फ इरफान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 14 जुलाई को एक नींबू के बाग में गोलकशी की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। सीओ चायल शिवांग सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चरवा थाना क्षेत्र के काजू चौराहे से मलाक नगर मार्ग पर घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण के लिए कहने पर आरोपी ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 555 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने चरवा और सराया अकील क्षेत्र में हुई गोकशी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुखबिर खास के द्वारा सटीक सूचना दी गई कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को थाना चरवा में दर्ज गोबर निवारण अधिनियम के संबंध में अभियोग के में प्रकाश में आया अभियुक्त, जिसका नाम इरफान उर्फ मोइनुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन है, वो थाना चरवा में ही काजू मलाक नागर रोड के पास में भागने की फिराक में है। मुखबिर खास की उक्त सटीक सूचना पर थाना चरवा पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। खुद को गिरता देख उक्त अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उक्त व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम इरफान उर्फ मोइनुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन निवासी पनारा गोपालपुर सरायकील बताया है तथा इसने अपना जुर्म इकबाल स्वीकार करते हुए बताया कि थाना चरवा में घटित गौकशी की घटना में यही संलिप्त था और इसने यह घटना अपने एक अन्य साथी के साथ कारित की गई थी। इस व्यक्ति पर 25,000 का इनाम भी था तथा इस व्यक्ति पर पूर्व में भी गौकशी के संबंध में दर्ज अभियोग का इतिहास रहा है। अब तक इस घटना के संबंध में
घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई इस संबंध में प्रचलित है। यूपी के आगरा जिले में एक बार फिर कोरोना का मरीज मिला है। 77 वर्षीय महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और डॉक्टरों की माने तो मामला बेहद गंभीर है। खांसी और सांस फूलने की समस्या से जूझ रही बुजुर्ग महिला ने सदर स्थित सेना अस्पताल में प्राथमिक उपचार लिया। राहत न मिलने पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती हुई। यहाँ जांच में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कई जांचें की, जिसकी रिपोर्ट आने पर बुजुर्ग महिला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आते ही पुष्पांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज को लखनऊ या जयपुर ले जाने को कह दिया। मरीज में कोरोना के लक्षण देखते हुए इमरजेंसी में आइसोलेशन वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक मरीज फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और जल्द ही कोविड टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बेहद गंभीर मामला है और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बालपुर के पंडितपुरवा के पास पुलिस और एसओजी से मुठभेड़ हो गई और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के पास से आभूषण और चोरी करने के उपकरण, 2 बाइक, 3 तमंचा बरामद किए हैं। और पुलिस अधीक्षक विनय जायसवाल ने बताया कि पुलिस और एसओजी चेकिंग पर थी और इस दौरान बालपुर चौकी के पंडितपुरवा मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। खुद को गिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश चुनमुन चौहान और शिव कुमार गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौके से भाग रहे तीसरे आरोपित रोशन लाल को भी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने आभूषण की दुकानों में शटर काटकर चोरी की थी और इसके अलावा ये आरोपी खरगुपुर और परसपुर क्षेत्र में भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहे थे। आरोपितों पर अलग अलग थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आज रात को थाना कनलगंज क्षेत्र में थाना कनलगंज पुलिस, खरगुपुर पुलिस एवं थाना परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय शातिर चोरों जो है इसमें गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। उनके अतिरिक्त एक अन्य बदमाश रोशन लाल, कुल 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों के कब्जे व निशानदेही से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें तथा चोरी के आभूषण सोने व चांदी के बरामद हुए हैं। इन तीनों बदमाशों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 1 हफ्ते पूर्व थाना कनलगंज क्षेत्र के चौरी चौराहे के पास रात को 2 सोनारों की शटर काट के चोरी की गई थी तथा इसके कुछ दिन पूर्व थाना खरगुपुर में ही ऐसे ही एक सोनार के यहाँ शटर काट के चोरी की गई थी और ऐसे ही चोरी इनके यहाँ परसपुर थाना क्षेत्र में भी की गई थी। इन तीनों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि इनके विरुद्ध, रोशन लाल के विरुद्ध करीब 46 मुकदमे विभिन्न गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसी प्रकार शिव कुमार के विरुद्ध और जो दूसरा बदमाश घायल हुआ है चुनमुन चौहान, उसके विरुद्ध भी कुल क्रमशः 20 एवं 27 मुकदमे चोरी, लूट आदि गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं और अभी पिछले महीने ही ये जेल से छूटे हैं। उसके उपरांत पुनः इनके द्वारा घटनाएं कारित करनी शुरू कर दी गई। अंतर जनपदीय गिरोह है। ये मूल रूप से थाना विशेषरगंज, जनपद बहराइच के ये निवासी हैं और इनके द्वारा बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा आदि विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं की जा रही हैं। इस प्रकार से दोनों बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तीसरा बदमाश गिरफ्तार हुआ है और इन तीनों के विरुद्ध थाना कनलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में आज एआईएमआईएम के प्रमुख सदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। अनुमानित तौर पर करीब 25,000 लोगों की भीड़ जुटी है, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। अपने संबोधन में ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और राजनीतिक दावेदारी का खुलकर संदेश दिया। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी और सहारनपुर की कलेक्ट्रेट मस्जिद से जुड़े ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख व्यक्त किया। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा। यह जनसभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की सक्रियता और चुनावी तैयारी का संकेत भी मानी जा रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जनसभा का स्थानीय राजनीति और 2027 के चुनावी समीकरणों पर कितना असर पड़ता है। देश में आप आज आए क्या कहेंगे? अभी तो हमारी मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में हमारी पार्टी एक्टिव है और हम भी आकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में 19-20% मुसलमानों की आबादी है, पॉपुलेशन लास्ट सेंसस, उसमें सिर्फ करीब क्या हो रहा है भाई? जी। उसमें सिर्फ 3.5% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं
लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो 53-54 के करीब है। महिलाओं में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम मुस्लिम महिलाओं में है। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी वो, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा मसला है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और लोवेस्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सिर्फ करीब 4% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.7। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान मसूद की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 राजनीतिक संदेश दिखाई दिए। पहला, कांवड़ यात्रा से पहले उन्होंने सौहार्द की अपील कर खुद को सांप्रदायिक तनाव के बजाय सामाजिक संतुलन की राजनीति करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। दूसरा, कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद में उन्होंने धार्मिक भावनाओं की बजाय मालिकाना हक और कानूनी प्रक्रिया को आधार बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। तीसरा, जौहर यूनिवर्सिटी और जिन्ना जैसे मुद्दों पर बयान देकर उन्होंने भाजपा के उन राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश की जिन पर पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति केंद्रित रही है। मसूद ने दावा किया कि जिस खसरा नंबर का जिक्र मस्जिद विवाद में हो रहा है उसी में एक मंदिर भी स्थित है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कार्रवाई का आधार यही है तो क्या प्रशासन मंदिर पर भी समान कार्रवाई करेगा। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। शहर के अंदर माहौल सौहार्दपूर्ण रहे। शहर का जो हमारे एक परंपरा रही है कि बाहर से आने वाले तमाम कावड़ यात्रियों का स्वागत और सत्कार सांप्रदायिक सद्भाव के साथ सब लोग मिलकर के करने का काम वर्षों से करते रहे हैं। उस परंपरा को हम लोग मजबूती के साथ निर्वहन करने का काम करें। अभी कलेक्ट्रेट का प्रकरण एक गंभीर आपके सामने है। जिस तरीके का आदेश जारी हुआ वो आदेश अपने आप में ही तथ्यों को नकारते हुए और आदेश में ही अपने आदेश को खत्म करने वाला आदेश है। जमीन का मालिकाना हक तय खतौनी से और केवट से होता है। ये पूरी की पूरी जमीन, इसका मालिकाना हक केवट नंबर 10/1 याकूब खां वाहिद खां के नाम पर। यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को भी कई जिलों में हल्की बारिश और कई में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को भी पूर्वांचल के साथ दक्षिणी यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। सबसे ज्यादा 141.6 मिलीमीटर बारिश गोरखपुर में दर्ज की गई और इसके अलावा मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी, वाराणसी और सुल्तानपुर में भी अच्छी बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई जिसमें लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। आंचलिक मौसम विभाग ने महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर समेत तराई के 10 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है और 45 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं जिससे पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आएगी। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।